बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। आप जानते हैं कि दो तरह की वेक्टर की प्रोडक्ट होती है, नंबर 1 वेक्टर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो हम कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, अगर वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अब पंजाब में तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स शामिल हैं, लेकिन जो फेडरल बोर्ड की बुक है या जो केपीके की बुक है उसके अंदर ये एक्सक्लूडेड है। लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको समझते हैं तो आप आसानी से इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करनी पड़ जाती है किसी एग्जाम्पल में या किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो आप बआसानी इसको कर पाएंगे। इसलिए इनको आपने लाजमी से समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो दो वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन है कि जिससे रिजल्टेंट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम यूं शो कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा एक वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान मैंने डॉट लगाया क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम सिंबॉलिकली एक डॉट से इसको शो करते हैं कि पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, ठीक है। और इक्वल हमें क्या मिला? एक स्केलर मिला, ठीक है ना। तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है दो वेक्टर्स की, उसको हम क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास वर्क इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्क में हमारे पास पहला वेक्टर फोर्स होती है और दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये दोनों वेक्टर्स हैं। जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको वर्क मिलता है। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें किस तरह एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आपको मिलता क्या है? वर्क मिलता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, अगर आपके पास फर्स्ट कर लें दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। अगर आप उसको मैथमेटिकली शो करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये किस तरह से आया ये आपने समझना है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन होती है, मुझे कमेंट्स में भी आ रहा था, एक क्वेश्चन आया था कि सर प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या होती है या किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या होती है, तो आपको वो भी समझाऊंगा कि प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला आया कहाँ से, किस तरह से ये फार्मूला बनता है, ज़रा वो देख लीजिए। हम जानते हैं ए डॉट बी को हम किस तरह शो कर सकते हैं कि इसमें आप अगर ए वेक्टर पहला और बी वेक्टर दूसरा है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप एज इट इज़ लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। और जो बी वेक्टर है ना, उसका एक कंपोनेंट जो ए वेक्टर के अलोंग है, बस वो कंपोनेंट लेंगे। अगर तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर इधर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आता। लेकिन अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, इनके दरम्यान एक एंगल थीटा है। अगर ये दोनों पैरेलल होते ना, सीधे जा रहे होते एक ही डायरेक्शन में, तो फिर हम दोनों के जस्ट मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर इनके दरमियान कुछ एंगल पाया जा रहा है, जैसे एंगल थीटा मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहला वेक्टर लेंगे ए और बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि ए के अलोंग है या ए की डायरेक्शन में है। जैसे देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, रेड कलर से शो किया, ये बी वेक्टर है, अब ये इस डायरेक्शन में है और ये ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब आपने क्या करना है? पूरा बी वेक्टर नहीं बल्कि बी वेक्टर का एक कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू ए है, वो कंपोनेंट आपने लेना है। अब जरा देखिए, इसको मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये ग्रीन कलर से देखिए, ये पहला कंपोनेंट जो कि इसका वाई कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट जो कि इसका एक्स कंपोनेंट है।
तो बी वेक्टर पूरा एक ही डायरेक्शन में जब नहीं होगा तो बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में है आप वो कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है। बेस के साथ कॉज आता है, परपेंडिकुलर के साथ साइन आता है, यानी ये वाला बी साइन थीटा है और ये वाला बी कॉस थीटा है। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का एक कंपोनेंट जो कि ए की डायरेक्शन में, और वो कौन सा है, बी कॉस थीटा। तो वो आप यहां पर लिखते हैं, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर ये ए आ गया और कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, ये बी वेक्टर और ये बी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट है जो कि ए की डायरेक्शन में है, या ए के साथ पैरेलल है, और वो कंपोनेंट आपने यहां पर लिख दिया, ये जी बी कॉस थीटा। ठीक है, ए और ये बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड है पहले वेक्टर का और बी कॉस थीटा जो है वो एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, बी वेक्टर का जो कि ए की डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब एक और एंगल से देखें, इसको यूं भी कहा जाता है, देखिए कि ए डॉट बी इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इससे आपको ये प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है, जो मुझे कमेंट में भी पूछा जा रहा था कि प्रोजेक्शन क्या होती है। मैं आपको एक छोटा सा आसान सा कंसेप्ट बताता हूं ताकि प्रोजेक्शन कभी आपको भूले ही ना। देखिए ये हमारे पास ऐसे ये ज़मीन है और ऊपर से ना स्ट्रेट लाइट नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे लाइट सीधा नीचे आ रही है ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अगर मैं इसमें एक रॉड जो है ना, एक रॉड इस तरह से ऐसे ज़मीन के अंदर मैं इसको फिट करता हूँ ऐसे, तो इसका इमेज जो है ना, इसका साया ऊपर से सीधा नीचे यहाँ बनेगा, ये इसका साया बनेगा। ठीक है, तो अगर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लाइट को सेंड किया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का जो साया बनेगा ज़मीन के ऊपर वो इसकी प्रोजेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा कर दूं, इस तरह से ऐसे रखता, इसको ऐसे फिट करता और अब इसके ऊपर लाइट पड़ती तो इसका साया कैसा बनता, यहां से सीधा परपेंडिकुलर नीचे और ये बन जाता जी इसका साया यहां से लेकर यहां तक। अब इसकी प्रोजेक्शन जो है वो ये वाली होती है जिसको मैंने इस तरह से शो किया। अब इसकी प्रोजेक्शन ये है। तो प्रोजेक्शन सिंपली क्या है कि ये वेक्टर है ना, वेक्टर के टॉप से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ठीक है, और ये जो इसका कंपोनेंट होता है ना, ये वाला बेस वाला कंपोनेंट, ये इसकी प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर बता दूं प्रोजेक्शन को समझना आसान तरीका यह है कि आप यूं समझ लें कि एक ज़मीन की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, और हम एक रॉड को इस तरह से या किसी भी एक एंगल पे इसके अंदर फिट कर देते हैं। अब उसका जो इमेज बनेगा ना ज़मीन के ऊपर, उस इमेज की जितनी लेंथ होगी वो बेसिकली उसकी प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, तो ये होती है जी इसकी प्रोजेक्शन। अब जरा देखिए, अब अगर वेक्टर बी है ना, अगर हमसे कोई पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के ऊपर बी की प्रोजेक्शन क्या है, तो आप मान लीजिए ए हमारी जमीन है। ठीक है, और उसके ऊपर ये वेक्टर बी एक एंगल थीटा बना रहा है, तो बी की प्रोजेक्शन ऑन ए क्या होगी, बी के टॉप से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर देने हैं ए के ऊपर। ठीक है, ये बी पॉइंट से जहां आपने ना यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए की सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब इसका इमेज कहां बनेगा, इतना इतना इसका इमेज बनेगा, साया बनेगा, जैसे मैंने लाइट वाली एग्जांपल दी है। ये इसका बेस कंपोनेंट है ना, ये है वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ऑन ए। बी का साया है, ये मैंने बताया ना, प्रोजेक्शन क्या है, साया है, इमेज है जो जमीन के ऊपर बनता है। यहां से ऊपर से परपेंडिकुलरली लाइट फॉल कर रही है, ये रॉड है और ये जमीन है जिसके अंदर ये डंप किया हुआ है। यहां से सीधा नीचे साया बनेगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये साया इसकी प्रोजेक्शन होती है। इस तरह हम कहेंगे कि बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर के ऊपर वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है ये बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब आप देख लीजिए कि ए वेक्टर एज इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी वेक्टर का साया ए के ऊपर। ठीक है, बी वेक्टर का साया ए के ऊपर, तो आपके पास क्या बनता है, वो बी कॉस थीटा बनता है। बात समझ गए। अब अगर ये कहा जाए, बताइए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो भी बता देता हूं। अब देखिए, ए वेक्टर का साया बना है बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी वेक्टर ये वाला है, ए वेक्टर अगर ये वाला है। ठीक है, और अगर आप इसी सिचुएशन में भी ड्रा करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे जी आप बी के ऊपर ऐसे, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए वेक्टर के टॉप से आपने यहां से परपेंडिकुलर बी के ऊपर ड्रा कर दिया, तो ये जी इसका जो है वो कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा ए
कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा। ओके, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी आ सकता है फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर सुन ले, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है वेक्टर ए का साया बी के ऊपर। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब है वेक्टर बी का साया ए के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये फार्मूला बन जाता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी। हमने लिख दिया ए इंटू बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसकी फिर अगेन हम एग्जांपल जरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वर्क वाली। आप जानते हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप खींचते हुए जा रहे हैं, आपने एक रस्सी बांधी हुई है और इस तरह से आप लेके चल रहे हैं उसको, ये रस्सी बांधी हुई है आपने। तो देखिए अब आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर कर रही है। ठीक है, तो अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल थीटा है। अब आप क्या करेंगे, अब जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो पहला वेक्टर जो है वो एक हमारे पास डी है, दूसरा वेक्टर क्या है, ये वाला एफ है। तो आप ये करेंगे, एक आपके पास पहला वेक्टर ये एज इट इज आ गया, ये डी वाला, और उसके बाद दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला, वो इस डायरेक्शन में है। तो आप इसका एक कंपोनेंट ड्रा करेंगे जो कि पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो एक ये कंपोनेंट जो कि एफ साइन थीटा बनता है, दूसरा ये कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा बनता है। लेकिन हमारा कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे एफ कॉस थीटा आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। आप यूं इसको लिख सकते हैं, यूं भी लिखा रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये आपके पास वर्क आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको समझ आ गई होगी कि स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली होती क्या है, और इसका ये जो फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वो कैसे होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको प्रोजेक्शंस की भी समझ आ गई होगी जो कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं जी इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी कि अगर हम बात करें दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की तो ये कम्यूटेटिव होती है। कैसे, ज़रा देखिए क्या मतलब है इसका। बच्चों इसका मतलब यह है कि अगर आप एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल होगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल होती हैं। ए डॉट बी में आप क्या करते हैं, पहले आप एक वेक्टर ड्रा करते हैं ए। ठीक है, अच्छा दूसरा वेक्टर ले लिया आपने, ये वेक्टर आ गया आपके पास बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है आपके पास, बी है। इनके दरम्यान एंगल कितना आ गया जी, थीटा एंगल आ गया। सही है, अब आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहला वेक्टर एज इट इज आता है ए डॉट बी के अंदर, ए डॉट बी वेक्टर के अंदर क्या होता है, पहला वेक्टर एज इट इज आया उसका मैग्नीट्यूड, और कंपोनेंट ऑफ बी विच इज अलोंग ए, तो बी ये है, इसका हमने ऐसे ड्रा किया। आप ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, आप ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी का साया ए के ऊपर, वो क्या बनता है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। तो आप लिख देंगे जी बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपके पास बन जाता है ए बी कॉस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम बी डॉट ए वेक्टर लेंगे तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए जी वही वेक्टर ले लेते हैं, उसी डायरेक्शन में दोनों वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास ए आ गया और ये दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया वेक्टर बी। ठीक है, अब हम ऐसा कर लेते हैं, बी डॉट ए है तो चले यूं कर लेते हैं कि ए बी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला बी वेक्टर एज इट इज लिख दिया हमने उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ले लेते हैं। यहां से कंपोनेंट ए अलोंग बी लेने के लिए हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं ए का जो ये वाला कंपोनेंट है ना, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल थीटा है। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और दूसरी फिर बेस होगी। ठीक है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इसलिए मैं इसको बेस के साथ हम कॉस का इस्तेमाल करते हैं और परपेंडिकुलर के साथ साइन इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर ए का ये कंपोनेंट कहलाएगा ए कॉस ऑफ थीटा। तो आपको मिल जाएगा ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो ये आपको वही, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो देखिए
अगर आप a डॉट b करते हैं वो भी आपको ए बी कॉस थीटा का रिजल्ट दे सकता है, अगर आप b डॉट a करते हैं वो भी आपको ए बी कॉस थीटा का रिजल्ट दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, यानी वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। ये याद रखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर ये भी इस्तेमाल होने वाला पॉइंट है। ठीक है। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगी? जब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट जीरो मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉज ऑफ थीटा के। इफ थीटा इज 90 डिग्री, जरा पुट करके देखें, ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री, तो कॉज 90 डिग्री कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो। कॉस 90 पे होता है जीरो, जीरो को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिलता है आपको। ठीक है। अच्छा, इसलिए ये एक बात और भी याद रखें, जब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम प्लेन में चले जाएं, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई होता है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो है वो जे होता है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसलिए यूनिट वेक्टर्स के लोग भी आपने याद रखना है कि जब आप आई यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, आई डॉट जे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। अगर आप स्पेस में बात करें तो एक और कंपोनेंट आ जाता है जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जेड एक्सिस आ गया और इसके अलावा कंपोनेंट जो होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है, वो के होता है। ठीक है। तो अगर हम आई जे की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं मजीद इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा आई है डॉट, ये हमारा जे आ गया। अब आई डॉट जे में क्या होगा कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, फिर दूसरा वेक्टर जे है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और फिर कॉज ऑफ थीटा आएगा। थीटा क्या है जी? हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1, और इनमें एंगल कितना? 90 डिग्री, क्योंकि आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो ये जब जीरो आएगा तो डेफिनेटली पूरी की पूरी प्रोडक्ट जीरो होती, इसलिए आई डॉट जे जीरो होगा और जे डॉट के भी इक्वल टू जीरो होगा, और के डॉट आई यूँ लिखते हैं ऐसे, तो ये भी जीरो होगा। ठीक है। साथ में यूनिट वेक्टर की कैप्स लगा लें। तो ये बात आपने याद रखनी है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब आप इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई डॉट जे जीरो होता है, क्योंकि ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। ओके। अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, यानी अलोंग द सेम डायरेक्शन हो जाएं, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, तो फिर हमें वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगी? चलिए देखते हैं। इफ ए इज पैरेलल टू बी, वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, तो याद रखें पैरेलल वेक्टर्स के अंदर जो एंगल होता है थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। तो आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है। अब जरा पुट करके देखिए एंगल की वैल्यू, ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। अगर ये 0 डिग्री पे होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें कॉज ऑफ 0, आंसर 1 मिलेगा। ठीक है। तो ये हो जाता है ए बी इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है। इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो सिंपली ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर उनमें कुछ एंगल है तो फिर आप दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा। अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले आई डॉट जे किया था, जे डॉट के किया था, के डॉट आई किया था। अब हम आई डॉट आई कर लेते हैं। दोनों वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन है, फर्स्ट करें अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर आई आई होगा। आई डॉट आई करेंगे तो वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है।
अगर आप j यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं j के साथ तो आपको 1 मिलेगा। अगर आप k यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं k के साथ तो वो भी आपको 1 मिलेगा। ऐसा क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। j यूनिट वेक्टर है, डॉट j यूनिट वेक्टर, ठीक है, j डॉट j ले लिया आपने। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको पता है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो j यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। अच्छा, j अगेन यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। एंगल क्या है, अब ये दोनों अलोंग द y एक्सिस हैं क्योंकि j है, तो एंगल तो इनमें 0 होगा, तो कॉज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लें बेशक आप, कॉज 0 पे क्या होता है वो भी 1 होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, इसलिए j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है, i डॉट i भी क्या होता है आपके पास 1 होता देखेंगे, ठीक है। अब हम एक वेक्टर की उसी के साथ प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट कर लें जी, हमारे पास वेक्टर है a, ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ ले लेते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो कोई इशू नहीं है। हमें पता है a डॉट b में हम क्या करते थे, जब वेक्टर a होता है डॉट b होता है तो क्या करते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसा ही होता था ना। अब देखिए इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दे a डॉट a वेक्टर डॉट b की जगह पर भी a वेक्टर कर दे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉज ऑफ थीटा, एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर हैं, जिस डायरेक्शन में पहला है उसी डायरेक्शन में दूसरा भी होगा, तो अगर सेम डायरेक्शन है, ये पैरेलल है, तो इनमें एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो a मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो आपको a का स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए याद रखें किसी भी वेक्टर की जो सेल्फ प्रोडक्ट होती है लाइक दिस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसी वेक्टर के साथ लेते हैं तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी अगर आपको दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेने को कहा जाता है और आपको दो वेक्टर्स दिए जाते हैं जिसके अंदर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट या z कंपोनेंट भी मौजूद है, तो आप किस तरह से लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लें, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसके अलावा कि एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ये मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होती, उससे डिफरेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। एक हमारे पास वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, उसका शो किया जाता है जी हमारे पास 2i प्लस 3j, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है जी हमारे पास b, जिसके कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं हमारे पास 3i प्लस 2j, ये दो वेक्टर्स हैं। अब आपने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप क्या करेंगे 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस 2j। अब देखिए किस तरह से आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो आपका i वाला है वो सिंपली i वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, i डॉट आई मैंने आपको बताया था i डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, i डॉट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 6 इंटू 1 6 ही होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, प्लस फिर आप देखिए ये हमारा y कंपोनेंट है, ये भी हमारा y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट को आप y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3j इंटू 2j, तो 3 टू द अगेन क्या बनेगा आपके पास 6 बनेगा, और j डॉट j किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। आप बता दें j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए मैंने साथ में लिखा नहीं, 6 इंटू 1 6 होता है, तो 6 प्लस 6 क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पूछेंगे कि सर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह क्यों नहीं है, तो उसका आंसर क्या है। देखिए अगर हम देखें तो ये उसी तरह ही होती है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है। ए डॉट बी में क्या होगा, आम मल्टीप्लिकेशन में आप ये करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 टू द 6 i डॉट आई, मैं लिख रहा हूं पूरा, फिर इसको आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इससे कर लिया
अब इसको आप दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 i डॉट जे, आई डॉट जे, ठीक है। फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 the 9 जे डॉट आई, जे डॉट आई, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 to the 6, ठीक हो गया। अब ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये क्या है 3j और ये क्या है 2j, 3 to the 6 j डॉट जे आएगा, j डॉट जे आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, i डॉट आई क्या होता है 1, तो 6 इंटू 1 6 रहेगा। अच्छा, ये 4 i डॉट जे, आई और जे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये अलोंग द एक्स एक्सिस, ये अलोंग द वाई एक्सिस, एंगल बनेगा 90, ठीक है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट में वो जीरो होती है, ठीक है। तो a डॉट बी ये आपके पास जीरो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, याद रखना ये रूल। और यहाँ पर देखिए j और i के दरम्यान भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 9 इंटू अगेन जीरो आएगा, प्लस 6 और j डॉट जे ये दोनों पैरेलल होते हैं, और j डॉट जे भी 1 होता है, i डॉट आई भी 1 होता है, k डॉट के भी 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा। 6 इंटू 1 6 आ जाता है, प्लस ये 0, प्लस ये भी 0 और प्लस ये 6 आ जाता है, 6 प्लस 6 इज 12। तो ये सिंपल, अगर हम शॉर्ट मेथड से करें तो हम डायरेक्ट करते हैं कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से, प्लस y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से, और अगर z कंपोनेंट भी आया तो उसको z कंपोनेंट इंटू z कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। यानी अगर मैं फिर से अगर स्पेस की बात कर ले तो हमारे पास एक वेक्टर a है, a वेक्टर है जी a, x कंपोनेंट उसका अलोंग द i यानी x एक्सिस, प्लस a y j प्लस a z के यूनिट वेक्टर उसके साथ, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास b, उसमें क्या लिखूंगा बी एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस हमारे पास बी जेड के है इसका कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए इनको अगर आप ए डॉट बी लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मिलेगा आपको, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से आपको रिजल्ट मिलेगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है। आई डॉट आई क्या होता है 1 ना लिखें, प्लस y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से क्या आएगा ए वाई बी वाई, प्लस j डॉट जे 1 होता है इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा, ए जेड बी जेड क्या होगा ए जेड एंड बी जेड, ठीक है। और k डॉट के 1 होता है इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा। तो ये था जी इसका कंप्लीट कंसेप्ट कि किस तरह से आप वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब बच्चों दो वेक्टर्स के दरम्यान अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो वो भी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। आप दो वेक्टर कंसीडर करें, पहला वेक्टर है ए वेक्टर डॉट, दूसरा वेक्टर क्या आ जाता है बी वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आपको एंगल फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरम्यान एंगल क्या है तो सिंपली ए बी का जो मैग्नीट्यूड है आप उस तरफ जाके डिवाइड कर लेंगे। पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लें, और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आप ए बी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको मॉड बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको एंगल थीटा चाहिए, थीटा तो कॉज इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड, ये तो इस तरह से आपको थीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी।